हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करते हैं हमारे सभी साथी बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि किस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, कौन सा टॉपिक है हमारा आज का। तो हम बात करने वाले हैं जो उत्तर भारत के दो क्रांतिकारी संगठन होते हैं। एक होता है HRA और एक होता है HSRA। उसके बारे में पूरी बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत सारे साथियों को इस चीज़ में कन्फ्यूज़न होती है कि इससे कौन जुड़ा था या इसकी स्थापना किसने की। तो ये सारे डाउट आपके आज क्लियर हो जाएंगे। और आप कोई भी परीक्षा दीजिएगा, यहाँ से आधुनिक भारत से आपका 1 या 2 प्रश्न आना तय रहता है। जैसा कि अभी हाल ही में हमारा पेट का पेपर होना है, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे इनसे प्रश्न। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की। देखिए, पहला उत्तर भारत का संगठन होता है। हम जब बात करेंगे आधुनिक भारत में क्रांतिकारियों का द्वितीय चरण, तो उसमें होते हैं उत्तर भारत का क्रांतिकारी संगठन, और उसमें 2 संगठन होते हैं। एक को होता है HRA, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब बहुत सारे साथी ये बोलेंगे कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मेरे साथी हिंदी में भी इसको हम लोग यही लिखेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आप ये नहीं सोचेंगे कि हिंदी में हम इसको कुछ दूसरा लिखेंगे। और एक क्रांतिकारी संगठन होता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। पहले से हमने इसको पूरा लिख रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हमारा बर्बाद हो जाता है चीज़ों को लिखने में। तो पहले हम सारी चीज़ें समझेंगे, उसके बाद हम साइड हो जाएंगे, और आप सारी चीज़ें लाइन से अपने हिसाब से नोट करते रहिएगा। तो देखिए, पहली चीज़ हम बात करेंगे HRA और HSRA की। तो सबसे किसी भी चीज़ के बारे में बात करने के लिए जैसे HRA एक संगठन है। अगर संगठन की स्थापना हुई है तो उसके कोई ना कोई संस्थापक होंगे, कहीं ना कहीं उसकी स्थापना हो गई, और इन्हीं सारी चीज़ों से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी साथियों को लगता है कि HRA जो होता है उसके संस्थापक भगत सिंह हैं। तो ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो किसी न किसी जो HRA एक संगठन है उससे जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वो संस्थापक ना तो HRA की स्थापना करते हैं, ना तो वो HSRA की स्थापना करते हैं। और इन्हीं दोनों, जैसे ये इसकी स्थापना हुई कब 1928 में और इसकी 1924 में, इन्हीं दोनों के बीच में वो एक नौजवान सभा की स्थापना करते हैं। तो नौजवान सभा की अगर आपसे पूछा जाता है स्थापना किसने की, तो उसकी स्थापना भगत सिंह ने की। लेकिन इन दोनों में किसी भी के वो संस्थापक नहीं है। तो पहला है HRA। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि HRA की स्थापना कब हुई, तो HRA की स्थापना कब होती है साथियों, 1924 में। 1924 में यदि आपसे पूछा जाता है कहाँ पर हुई, तो कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। 1924 के कानपुर में हुई। अब कानपुर कहाँ पर स्थित है, तो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन से राज्य में हुई, तो आप जाहिर सी बात बता देंगे उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं उत्तर भारत के क्रांतिकारी संगठन, और उत्तर प्रदेश में क्यों, कहाँ पर, तो कानपुर में। ठीक है। अगला पूछा जाता है HRA के संस्थापक कौन है, तो HRA के संस्थापक आप याद रखिएगा हमेशा के लिए, सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल HRA के संस्थापक हैं। और यहीं से जैसे सचिंद्रनाथ सान्याल की एक बुक भी है जिसका नाम है बंदी जीवन। इनकी बुक का नाम है बंदी जीवन। किसकी बुक है? सचिंद्रनाथ सान्याल की। HRA से जुड़े हुए जो अन्य सदस्य होते हैं, जैसे कि इसके सदस्य होते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह, और बाकी सारे लोग होते हैं, योगेंद्र चंद चटर्जी। 4-5 ये प्रमुख नेम है। जैसे कोई भी संगठन बनता है तो जाहिर सी बात है उसमें लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होगी। नाम वही उजागर होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, वही नाम उजागर होते हैं, और उन्हीं को हमें पढ़ना है। ठीक है, आप ठीक है ना। तो कितने सदस्य हैं उसके? काफ़ी सारे सदस्य होते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है अगर एक संगठन होगा। हाँ, आपको याद यहाँ पे इस सदस्य में ये रखना है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी HRA के भी सदस्य हैं, और ये HSRA के संस्थापक हैं। ठीक है, दोनों में इनका नाम आएगा। बाकी आप इसके जितने भी सदस्य हैं, ये इनका किसी का भी नाम इसमें नहीं आने वाला है। बाकी केवल चंद्रशेखर आज़ाद जी को छोड़कर। चंद्रशेखर आज़ाद जी किसके सदस्य रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो HRA के सदस्य ये रहते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, योगेंद्र चंद चटर्जी इसके सदस्य हैं। किसके? HRA। ये एक क्रांतिकारी संगठन होता है। जैसे क्रांतिकारी संगठन होता है, देखिए 2 तरह थे, एक उदारवादी होता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं क्या कि एक नरमपंथी नेता और एक गर्मपंथी। तो ये गर्मपंथी लोग थे।
है ना। गर्मपंथी लोग थे ये, इनका खून जो है ज़्यादा गर्म था, क्योंकि देखिए जब हमने आपको नदियाँ पढ़ाई तो उसमें हमने आपको बताया कि जब नदी जो है अपनी युवा अवस्था में होती है, जब वो अपनी जवान अवस्था में होती है, युवा अवस्था में होती है, तो वह किसी भी पर्वत को जो है अगर आ रही है नदी, अगर पर्वत सामने पड़ रहा है तो वो उससे मुड़ती नहीं है, वो खुद नहीं मुड़ती है, वो पर्वत को काट देती है। जैसे कि हम आप सब हैं, अभी क्या है, अभी मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं और युवा हैं हम, किसी की भी साइकिल मान लीजिए इधर से उधर हो गई, गाड़ी इधर से उधर कैसे कर दिया, ये उतर जाते हैं तुरंत, लड़ने के लिए तैयार हैं। और वही जब घटना हमारे साथ काफ़ी हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो छोड़ो हटाओ जाने दो, क्या करना है। तो यही हाल होता है एक गर्मपंथी नेता में और एक नरमपंथी नेता में। तो ये लोग गर्मपंथी थे, तो इन्होंने जब एक संगठन बनाया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इनका संगठन बनाने का मकसद था भारत को क्रांतिकारी तरीके से आज़ादी दिलाना, क्योंकि ये लोग देख रहे थे बहुत दिनों से हम मांग रहे हैं कि हमको दे दो हमारा भारत, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे। तो इन्होंने क्या किया, क्रांतिकारी तरीके से भारत को आज़ादी दिलाने का कार्य किया। और उसमें अब देखिए क्रांतिकारी हैं ये लोग, क्रांति की ज़रूरत है। मान लीजिए कोई कांड करेंगे, भाई हाँ संगठन बनाए तो उसके लिए जाहिर सी बात हमें कांड करेंगे, है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध उनको नुकसान पहुंचाएंगे। अब मान लीजिए किसी का, अब उनके पास तो हथियार वगैरह सब कुछ हैं, अब आपने एक संगठन तो खड़ा कर दिया है, लोगों का समूह खड़ा कर दिया, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको, बंदूकें चाहिए। अब बंदूकें वहाँ लाइसेंस से तो मिलेंगी नहीं आपको, है ना, कि अंग्रेज आएंगे, लो भाई यहाँ तुम्हारा लाइसेंस है, तुम ये राइफल रख लो, हाँ तुम ये रिवॉल्वर रख लो, पिस्टल रख लो, अब तुम लोग कांड करो, मतलब अब तुम लोग अपना संगठन चलाओ और जैसे भी हो सके भारत को आज़ादी दिलाओ। तो ऐसा होने वाला है, आप जाहिर सी बात खुद सोचिए, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इनको ज़रूरत पड़ेगी किसके, हथियारों की। और जब हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी तो जाहिर सी बात है आपको कोई ना कोई तरीके से हथियार लूटने होंगे भारी मात्रा में। तो इन्होंने क्या किया, काकोरी लूट केस, है ना, काकोरी कांड सभी ने सुना होगा। 1925 को अगस्त में, 9 अगस्त 1925 को ये लोग काकोरी लूट केस करते हैं। काकोरी कहाँ पर है, तो काकोरी जो है एक लखनऊ के पास, लखनऊ ज़िले का काकोरी नामक स्थान है। वहीं पर इन्होंने एक ट्रेन आ रही होती है जिसका नाम होता है 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन होती है ये काकोरी के पास। और इनको पता चलता है कि यह जो ट्रेन आ रही है 8 डाउन, इसमें क्या है कि इसमें जो है अंग्रेज़ों ने अपना हथियार, सोना चांदी वगैरह रख रखा है, एक डिब्बे में जैसे कह सकते हैं कि रखा है। तो उन्होंने चैन खींचकर इस ट्रेन को रोका, जिसमें से 4-5 लोग, सभी लोग होते हैं आक्रमण करने के लिए, सभी भाई ट्रेन को लूट लिए, इसका जितना खजाना होता है, जितने हथियार होते हैं अंग्रेज़ों को लूट लिया और एक भारी क्षति पहुंचाई उन तक। क्योंकि एक उनका जो है कह सकते हैं जैसे कि हथियार आपने लूटे प्लस सोना चांदी आपने लूटा और भारी मात्रा में, तो जाहिर सी बात है उनको हानि होनी है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी उनको क्षति पहुँचाई काकोरी लूट कांड करके। अब भाई अंग्रेज़ों की जब इन्होंने ये कांड किया तो उनकी नींद चैन सब उड़ गई। उसके बाद क्या होता है, फिर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई करने से मतलब होता है इनको परेशान किया जाने लगता है अरेस्ट होने के लिए, है ना। अब ये लोग तो क्या है भाई, फरार हो गए, पकड़ में ही नहीं आ रहे। लेकिन फिर होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जब आप स्वयं नहीं पकड़ में आते हैं तो आपके परिवार वालों को, आपके जो आस पड़ोस होते हैं, आपके साथियों को ये लोग परेशान करते हैं। फिर इन लोगों ने सरेंडर कर दिया, 4 लोगों ने। किसने किसने किया, तो देखिए नाम लिखे होंगे आपके, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहरी। ये 4 लोग होते हैं, 4 लोग पकड़े जाते हैं और चारों लोगों को फांसी दे दी जाती है। यहीं से इनका नाम ख़त्म हो जाता है। आपको चीज़ें दिख रही हैं, एक बार देखने दीजिए जी, थोड़ा सा बस। इसमें आपको केवल राम प्रसाद बिस्मिल का नाम दिख रहा होगा, नीचे लिखा हुआ है रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लहरी। राम प्रसाद बिस्मिल पकड़े जाते हैं और इम्पॉर्टेंट ये है कि इनको फांसी कहाँ दी जाती है, तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी जाती है। कहाँ पर, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी जाती है, याद रखिएगा। अब इनको हटाकर एक अगले क्रांतिकारी का नाम लिखते हैं, लिखिएगा रोशन सिंह का। रोशन सिंह, इनको कहाँ पर फांसी दी जाती है, तो नैनी जेल में। कहाँ पर, नैनी जेल में इनको फांसी दे दी जाती है। भाई खत्म हुए, रोशन सिंह समझ में आ गए, इनको कहाँ पर फांसी दी गई, तो नैनी जेल में। अगला लिख लीजिएगा अशफाक उल्ला खां। कौन, अशफाक उल्ला खां। इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और भी बनता है, वो अभी हम आपको बताते हैं। इनको कहाँ पर फांसी दी गई, तो इनको फैज़ाबाद में फांसी दी गई। कहाँ पर, फैज़ाबाद में, फैज़ाबाद की जेल में इनको फांसी दे दी गई। समझ में आया। और ये लिख लीजिएगा, ये प्रथम मुस्लिम शहीद क्रांतिकारी थे। प्रथम शहीद मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे, तो अशफाक उल्ला खां, याद रखिएगा।
ये आप अपने हिसाब से ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अब कौन बचा हुआ है? राजेंद्र लहरी। और राजेंद्र लहरी को कहाँ पर फांसी दी जाती है? तो गोंडा की जेल में। राजेंद्र लहरी इनको गोंडा की जेल में फांसी दे दी जाती है। कहाँ पर? गोंडा की जेल में फांसी दे दी गई। और इन चारों लोगों का काम यहाँ से खत्म हुआ, समाप्त हो गया, फांसी दे दी गई, बात खत्म हुई। तो समझ में आया एचआरए में किन लोगों का होता है। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये सारे लोग तो खत्म हो गए। सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास हो गया और वहीं पर इन्होंने बंदी जीवन की पुस्तक लिखी, है ना, क्योंकि ये संस्थापक थे, इनको फांसी नहीं दी गई, इनको आजीवन कारावास कर दिया गया। यहाँ इनका भी काम खत्म हो गया। कितने लोग खत्म हो गए? ये इनका काम खत्म हुआ, इनको भी फांसी हो गई। राजेंद्र लहरी भी, ये भी, और रोशन सिंह भी। ये अपना जो भी रहेंगे, अन्य सदस्य रहेंगे, जरूरी नहीं कि सभी को किया जाए, है ना। एक संगठन में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ से बचकर निकल जाते हैं, है ना, क्योंकि ये आज़ाद होते हैं और ये फरार हो जाते हैं और भाग के कहाँ जाते हैं? 1928 में ये फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला दिल्ली में ये स्थापना करते हैं HSRA। अभी तक क्या था? HRA। और इन्होंने यहाँ पर स्थापना किसकी की? HSRA। अब जैसे काफ़ी लोग होते हैं कि इनका स्थापना करने का मुख्य कारण, उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य वही है इनका, भारत को आज़ादी दिलाना, है ना। किसी का तरीका है कि क्रांतिकारी तरीके से, और किसी का है कि साधारण तरीके से, बस कानूनी तरीके से आज़ादी मांगते रहना और पिसते रहना उसी में हमेशा। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कौन करता है? तो संस्थापक होते हैं इसके चंद्रशेखर आज़ाद जी, और ये इसके भी सदस्य रह चुके हैं HSRA की। और यहाँ से फरार होके ही ये आए हैं कहाँ पर? दिल्ली, फिरोज शाह कोटला। अब आपसे एक शानदार सा प्रश्न पूछा जाता है, और जो साथी डेली जुड़ रहे होंगे हमसे, उनको पता भी होगा कि इस फिरोज शाह ये जो शहर है फिरोज शाह कोटला, इसकी स्थापना किसने की थी? कोई साथी हमारा बताना चाहेगा? फिरोज शाह कोटला की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह कोटला ये जो स्थान है, इसकी स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अभी पीछे हमने बात की है दिल्ली सल्तनत में, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। और इसको जिन्नों का नगर भी कहा जाता है। जो साथी डेली जुड़ रहे होंगे उनको पता भी होगा, इसको जिन्नों का नगर भी कहा जाता है। और वर्तमान में इसको अरुण जेटली नगर से कर दिया गया है, ठीक है। वहाँ पर इसकी स्थापना होती है, कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला मैदान में, HSRA की। ये भी एक क्रांतिकारी आंदोलन होता है, क्रांतिकारी संगठन होता है, जिसके संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी और इसके अन्य सदस्य जो होते हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया कि पीछे जो 1926 में भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की है, और यहाँ पर भी ये शामिल हो गए किसके साथ? चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास। ये भी भाई गर्मपंथी हैं, ये भी गर्मपंथी, अब दोनों लोग मिल गए। तो अब कांड तो होना ही है, अब बड़े बड़े कांड होंगे, है ना। तो फिर ये लोगों ने क्या किया? राजगुरु सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, जतीन्द्र नाथ और अजय घोष आदि काफ़ी सारे लोग इससे भी जुड़ते हैं, इनका HSRA संगठन से। क्रांतिकारी संगठन होता है, और यह संगठन जो होता है इसने भी कांड कर दिए। इसने 2 कांड किए। एक पहला तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी, लाहौर कांड। कब करते हैं? ये 17 या 18 दिसंबर को करते हैं 1928 में। क्या होता है लाहौर कांड में? आपने सुना होगा कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय भारत, साइमन कमीशन कब आता? तो 1927 में। साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं जानबूझकर उनके सर में, और उनकी मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय को अपना आदर्श मानते, अपना गुरु मानते हैं। कौन? भगत सिंह, है ना। उन्होंने इस घटना को नहीं देखा गया कि उनके गुरु के ऊपर इस तरीके से अत्याचार किया गया। और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इन लोगों ने क्या किया? लाहौर कांड 17 दिसंबर 1928 को लाहौर पहुंचकर, लाहौर पुलिस मुख्यालय पहुंचकर, शाम की घटना होती है ये, लाहौर पुलिस मुख्यालय पहुंच जाते हैं। और वहां पर इनको मारना होता है किसको? SP स्कॉट को, या SP स्कॉट को इनको मारना होता है। मारने के लिए जाते हैं, लेकिन अब अंग्रेज अधिकारी होते हैं, आपने देखा भी होगा कि मूवी में ज़्यादा पहचान में आते नहीं हैं इधर उधर ना। कहते हैं कि वो छुट्टी पर था या पहचानने में उनको भूल हो गई। तो उन्होंने मार किसको दिया? DSP सैंडर्स को, है ना। इसी को निपटा दिया। पहला कांड इन लोगों ने ये किया। अब देखिए एक पुलिस अधिकारी की हत्या हो गई है, तो जाहिर सी बात है उधर भी खलबली मच रखी है, क्योंकि इन्होंने अभी देखिए यहाँ पर भी कांड हुआ है, और चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ से बच के यहाँ पर आए हैं। उसके बाद क्या हुआ? पहला कांड किया लाहौर कांड, जिसमें आपको समझ आया लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला, ये भी कह सकते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव आदि लोगों ने मिलकर ये किया। उसके बाद लाहौर बम कांड के बाद होता है एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम कांड या असेंबली बम कांड। लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड कब करते हैं? 8 अप्रैल 1929 में। होता यूँ है कि एक पब्लिक सेफ्टी बिल पारित हो रहा होता है,
जिसमें भारतीयों के लिए ही पारित हो रहा होता है और भारतीयों के लिए ही जो चीज़ें थी, जो भारतीय चाह रहे थे, वो नहीं था, है ना। तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये पहुंच जाते हैं वहाँ भी, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह आदि 2-3 लोग पहुंच जाते हैं वहाँ भी बम लेके, और वहाँ पर ये लोग बम दगा देते हैं, है ना, बम फेंक देते हैं। लेकिन वहाँ पर बम फेंकने के ऐसी जगह बम फेंकते हैं जहाँ पर किसी की मौजूदगी नहीं होती है, ना ही किसी की हत्या होती है, लेकिन एक इतनी बड़ी असेंबली में बम फेंक दिया, है ना। और वहाँ पर बम फेंकते ही हैं और पर्चे भी बहुत सारे बिखेरते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए बम की ज़रूरत पड़ती है। क्या लिखा था उन पर्चों में कि बहरों को सुनाने के लिए बम की ज़रूरत पड़ती है। ये दोनों कांड कर देते हैं ये दोनों लोग, और उसके बाद पुलिस अधिकारी जो होते हैं हाथ धोकर इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। और फिर क्या है कि इन लोग सरेंडर नहीं कर रहे होते, फ़रार हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब इनको घर वालों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता है तो इन तीनों लोगों ने सरेंडर कर दिया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त। फांसी किसको किसको होती है, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो जाती है। किसको, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों लोगों को फांसी हो गई, सरेंडर किया और फांसी हुई तीनों लोगों को। कब, 23 मार्च 1931 को तीनों लोगों को फांसी दे दी जाती है, एक दिन पहले ही। और चंद्रशेखर आज़ाद जी की अल्फ्रेड पार्क, जो कि कहाँ पर है, इलाहाबाद, प्रयागराज वर्तमान में, वहाँ पर इनकी पुलिस की मुठभेड़ में फरवरी 1931 में उनकी भी मृत्यु हो जाती है और वहीं से इस संगठन का भी अंत हो जाता है। तो समझ में आया आपको। और एक भगत सिंह शहीद स्मारक कहाँ पर है, तो फिरोजपुर में है। कहाँ पर है, पंजाब के फिरोजपुर में है भगत सिंह शहीद स्मारक। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि फिरोजपुर का नगर की स्थापना किसने की है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, ठीक है। लिख लीजिएगा, भगत सिंह शहीद स्मारक, भगत सिंह शहीद स्मारक पंजाब के फिरोजपुर में है। कहाँ पर, पंजाब के फिरोजपुर में है, पंजाब के फिरोजपुर में है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई ना। एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद की फरवरी 1931 में पुलिस की मुठभेड़ में अल्फ्रेड पार्क में वो खुद को गोली मार लेते हैं, है ना। वो कभी पकड़े नहीं जाते हैं, पुलिस वाले उनको कभी पकड़ नहीं पाते हैं और वो खुद को गोली मार लेते हैं अल्फ्रेड पार्क में। तो भाई सारी चीज़ें समझ में आई। अभी भी अगर आपका कोई प्रश्न है इनसे जुड़ा हुआ तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में करिएगा, उस पर भी चर्चा की जाएगी। और उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्या क्या हमने आपको बताया, है ना। देखिए, चाहते तो हम भी इसको काफ़ी लंबा कर देते, है ना, कि पहले उद्देश्य, फिर कांड, फिर कौन कौन सदस्य हुए, उसके बाद क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बहुत ही छोटे तरीके से हमने चीज़ों को समेटने की कोशिश की है। तो ठीक है, फिर 1 मिनट रुकिएगा जरा सा। ठीक है भाई, फिर उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए फिर क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।